नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत कई अन्य इलाकों की 14 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। रेल पटरी से पानी उतर जाने के कारण जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर 3 दिनों बाद रेलगाड़ियों का परिचालन हुआ बहाल, यात्रियों को मिली राहत। अररिया, किशनगंज और सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में जोरदार बारिश। नवादा में वज्रपात से 3 लोगों की हुई मौत। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार ने जमीन सौंपी। अब समाचार विस्तार से। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों की 14 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पटना जिले के नकटा दियारा और दानापुर के आकिलपुर, गंगहारा, बख्तियारपुर के चिरैया रूपस, हरदासपुर दियारा, काला दियारा समेत गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में हालात बदतर बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में कई पंचायतें बाढ़ से पूरी तरह घिरी हैं। लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखा है। इधर प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई और आश्रय स्थल की व्यवस्था की है। बेगूसराय के बछवाड़ा, मटिहानी समेत विभिन्न प्रखंडों में भी गंगा नदी की बाढ़ से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। लखमीनिया गुप्ता बांध पर लगातार दबाव बना हुआ है। मुंगेर में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है। भागलपुर के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में गंगा नदी का पानी घुस जाने से आम जनजीवन प्रभावित है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में अभी भी पानी लगा हुआ है। कई स्थानों पर सड़क मार्ग पर पानी आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिले के 8 प्रखंडों के 76 विद्यालयों को 26 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि गंगा नदी की धारा तेज होने के कारण दियारा क्षेत्र के इन स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए जोखिम हो सकता है। बेगूसराय जिले के बलिया, तेघड़ा, मटिहानी और साहेबपुर कमाल समेत 8 अंचल की 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी की बाढ़ से बलिया प्रखंड के पहाड़पुर, परमानंदपुर, नौरंगा, ताजपुर सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इधर नदी के तेज कटाव के कारण मटिहानी प्रखंड के श्रीपुर गांव में 18 घर नदी में समा गए। कटाव बेहद तेज है, जिससे बड़े इलाके में अनहोनी की आशंका बढ़ गई है। इधर प्रशासन के प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाए जाने के दावे के बावजूद पर्याप्त सहायता नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 पर प्रदर्शन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। कटिहार जिले के कुर्सेला, बरारी, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड के कई गांव बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा और कोसी नदी में उफान से जिले में सबसे भयावह स्थिति अहमदाबाद, बरारी और कुर्सेला प्रखंड की है। यहाँ सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मनिहारी के बघाल पंचायत के मेदनीपुर गांव में बाढ़ के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रभावित लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखा है। जिंदगी जुगाड़ से बनी नावों के सहारे चल रही है। फसल और चारा डूब जाने से पशुओं के लिए चारे का प्रबंध भी एक चुनौती बन गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। पड़ोसी राज्यों और राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की कमी के कारण गंगा और विभिन्न सहायक नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। गंगा नदी के जलस्तर में पटना से लेकर कहलगांव तक कमी दर्ज की गई। इसके बावजूद सभी स्थानों पर गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर सोन, पुनपुन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में भी कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है। नदियों में आए उफान में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात सुधरने की उम्मीद दिखने लगी है। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत मालदा रेल मंडल के जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर आज रेलगाड़ियों का परिचालन बहाल हो गया है। बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों से इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन बंद था। बाढ़ की स्थिति में सुधार को देखते हुए रेलवे ने आज दोपहर बाद इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की अनुमति दे दी।
मुंगेर में सुल्तानगंज और रतनपुर स्टेशनों के बीच स्थित रेल पुल के गर्डर पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण रेलगाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया था। आज सुरक्षा जांच के बाद दोपहर 3:10 पर अप लाइन पर रतनपुर स्टेशन से पहली मालगाड़ी के गुजरने के बाद यात्री ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत कर दी गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस रेलखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अप और डाउन दोनों लाइन पर रेलगाड़ियों का परिचालन अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। राज्य के विभिन्न भागों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। बांका के आमरपुर में सबसे अधिक 43.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत राज्य के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका बनी हुई है। मध्य बंगाल के खाड़ी पे कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से 25 सितंबर से राज्य के कुछ भागों में गरज के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। ताजा जानकारी के अनुसार आज दोपहर बाद किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश हुई है। किशनगंज में मूसलाधार बारिश हुई है। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगिया मारण पंचायत के एकम्बा गांव में आज वज्रपात की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के समय ये सभी खेत में काम कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने रेल सुरक्षा और रेल यात्रियों की सुविधा को हमेशा प्राथमिकता दी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नई कवच तकनीक से रेल सुरक्षा को मजबूती मिली है। 2014 में मोदी जी ने आने के तुरंत बाद में 2016 से पहला डेवलपमेंट कर लिया, आते ही काम चालू हुआ। 2016-2019 में सर्टिफिकेशन हुआ, फिर कोविड का पीरियड आया, लेकिन उसमें भी काम चलता रहा। फिर 2022 में 3000 किलोमीटर का पहला एक बड़ा टेंडर हुआ, काम उसका चल रहा है, जिसका काम अभी आप देख रहे हो। फिर साथ ही साथ कवच का 3.2 वर्जन से वर्जन 4.0 वो कंप्लीट हुआ। श्री वैष्णव ने कहा कि अगले 5-6 सालों में पूरे देश के रेल नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से लैस कर दिया जाएगा। तो आगामी 5 से 6 साल के अंदर अंदर देश के पूरे नेटवर्क में कवच का इंस्टॉल। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर समस्या को गंभीरता से हल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों की ओर से फसलों की कीमतों तथा फसल बीमा के संबंध में जो सुझाव मिले हैं उस पर गंभीरता से विचार होगा और किसानों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत आरंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से मैंने भेंट की है और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं। उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में है, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पांडेय की मौजूदगी में एम्स के लिए बची हुई 37.31 एकड़ जमीन के कागजात एम्स के निदेशक को सौंप दिए गए। श्री पांडेय ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 150.13 एकड़ जमीन पहले ही हस्तांतरित कर दी थी।
उन्होंने कहा कि दरभंगा के शोभन बाईपास स्थित चयनित भूखंड पर एम्स का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू होगा। आज पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है। जो जमीन देनी शेष रह गई थी वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 सितंबर को पटना आ रहे हैं। श्री नड्डा भाजपा कार्यालय में आयोजित सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जहानाबाद की किशोर न्याय परिषद ने बिना गिरफ्तारी के एक किशोर को ओकरी थाने में रखने, उसे पीटने और बुरी तरह प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस अधीक्षक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्याय परिषद ने पुलिस अधीक्षक को 30 सितंबर तक जुर्माने की राशि पीड़ित के खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। परिषद ने थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और सीडीपीओ के वेतन पर भी रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे की मौजूदगी में पश्चिम चंपारण जिले के पतिलार में जिला भाजपा की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया। आकाशवाणी के पटना केंद्र परिसर में स्वच्छता संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र अध्यक्ष ने परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श किया। अररिया के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में 26 सितंबर से राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आज बैठक की गई। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर में 2 बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए। इनमें से एक का शव निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के धनामाडीह गांव के पास धनाया नदी में डूबने से मां और बेटी की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत कई अन्य इलाकों की 14 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। रेल पटरी से पानी उतर जाने के कारण जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर 3 दिनों बाद रेलगाड़ियों का परिचालन हुआ बहाल, यात्रियों को मिली राहत। अररिया, किशनगंज और सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में जोरदार बारिश। नवादा में वज्रपात से 3 लोगों की हुई मौत। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार ने जमीन सौंपी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।